हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के इस सीरीज़ में सेकंड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल को मतलब डिफ़ाइन किया था। एलिमेंट्री कैनाल में हमने स्टमक तक देख लिए थे। तो देन उसके बाद हमारी बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हम एनस तक चीज़ों को देखेंगे एंड देन उसके बाद हम जो हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो हम उसके बारे में अभी फर्दर देखते हैं इस लेक्चर्स में। तो आज हम देखते हैं क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद हमारी जो पोर्शन आती है इस एलिमेंट्री कैनाल में, तो हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब क्या होती है कि मेनली 3 पार्ट के होते हैं। तो पहला जो होती है हमारी डेडुनम होती है। पहली हमारी क्या होती है, डेडुनम होती है। दूसरा होती है जेजुनम होती है एंड इलियम होती है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो हमारी जो डेडुनम होती है वो सी शेप्ड की होती है एंड इसमें मतलब जो हमारी पैनक्रियाटिक जूस होती है और जो हमारी गॉल ब्लैडर में बाइल जूस होती हैं जो स्टोर हुई रहती है वो डेडुनम में आके खुलती हैं। तो बेसिकली वो डाइजेस्टिव एंजाइम में उसका क्या क्या रोल्स होते हैं तो उसके बारे में हम अभी देखते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है कि ये बॉडी होती है, मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट होती है वेयर हैज़ द मैक्सिमम डाइजेशन इज टेक्स प्लेस, जहाँ पे डाइजेशन मतलब ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें हम देखते हैं कि द साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेशन इनटू द ब्लड, यहीं से हमारी न्यूट्रिशन जो होती है हमारी डाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो हमारी न्यूट्रिशन मिली होती है वो यहीं से ब्लड में हमारे एब्जॉर्ब भी होती है। तो बेसिकली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसको हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। मैक्सिमम डाइजेशन भी यहीं पे होती है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होती है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये होती है एक मस्कुलर ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द इलियोसिकल वाल्व। यानी हमारी जो डेडुनम, जैसे हमारी ये स्टमक होती है, एक सेकंड, जैसे कि हमारी ये स्टमक होती है, स्टमक से ऐसे मिलती है। तो यहाँ पे हमारी पाइलोरस पार्ट होती है। तो पाइलोरक के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर पाई जाती है। फिर यहाँ से हमारी सी शेप्ड हो जाती है, हमारी डेडुनम शुरू हो जाती है। ये होती है हमारी डेडुनम। डेडुनम के बाद मतलब यहाँ पे ऐसे आती है तो यहाँ पे जेजुनम हो जाती है। एंड देन ये इस टाइप के आकार से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जैसे इलियम हो जाते हैं, जेजुनम इलियम ऐसे पोर्शन तक आते हैं। तो ये क्या होती है, एक मस्कुलर होती है, मस्कुलर एक ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है कहाँ से, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यानी जहाँ से स्टमक हमारी एंड होती है, ख़त्म होती है, वहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फर्स्ट पोर्शन मिलेगा वो हमारी डेडुनम मिलेंगी जो सी शेप्ड होते हैं। और ये ख़त्म कहाँ पे होगा, इलियोसिकल वाल्व। यानी इलियम मतलब इलियोसिकल वाल्व मतलब ये बोल रहा है कि एक जंक्शन जहाँ पाई जाती है, ये इलियम सपोज यहाँ पे ऐसे एंड होता है तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पाया जाता है, तो ये यहाँ पे जाके मिलती है। तो यहाँ पे जो वाल्व बनती हैं इसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ये हमारी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या क्या होती है, ये सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियरली एब्डोमिनल वॉल ऑफ द मेजेंट्री। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इसकी सिचुएशन क्या होती है, प्रेजेंट क्या होती है। तो ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल वॉल होती है, उसके पोस्टीरियरली साइड में प्रेजेंट होती है। एंड देन सब डिविजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डॉग्स जस्ट इज। देन कहने का मतलब यही चीज़ है कि हम इसको जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी जब हम फर्दर सब डिवीज़न करते हैं, इसको जब हम फर्दर बांटते हैं, तो अभी हमने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पोर्शन मिलेगा डेडुनम मिलेगा। डेडुनम क्या होती है, अटैच्ड होती है
टू द स्टमक, ये स्टमक से अटैच होती है, ठीक है। और क्या होती है, कर्व्ड होती है अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, यानी ये यहाँ से पेनक्रियाज की ओर से कर्व होती है। तो इसकी जो शेप बनती है, किस शेप की बनती है, सी शेप्ड की। तो हम कह सकते हैं जो हमारी ड्यूडेनम होती है वो सी शेप्ड की बनी होती है। देन उसके बाद हमारी आ जाती है क्या, जेजुनम आ जाती है। जेजुनम जो होती है ये लार्जेस्ट पोर्शन होती है आप स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये क्या होती है कि मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट होती है अब स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दे आर क्वाइल्ड, ये मतलब क्वाइल्ड के फॉर्म में इस टाइप से, मतलब बहुत हाईली क्वाइल्ड के पोर्शन में मतलब प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम जो हमारी होती है। और ये अटैच्ड होती है द एंटेरियरली टू द ड्यूडेनम इलियम, और ये ऊपर जो होती है हमारी ड्यूडेनम से अटैच होती है और नीचे इलियम से अटैच होती है। वही बोला है कि एक्सटेंड फ्रॉम द जेजुनम टू लार्ज, वो एक्सटेंड होती है मतलब फैली हुई होती है फ्रॉम जेजुनम से। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ तो उसमें बेसिकली इलियम के बारे में नहीं दिया है, तो इलियम के बारे में बता देते हैं। जो हमारी जेजुनम पार्ट होती है ये क्या होती है, ये लार्जेस्ट पार्ट होती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारी इलियम होती है, ये इलियम होती है जो हमारी हाईली क्वाइल्ड होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है, एकदम एकदम कॉइल की तरह होती है, एकदम गुच्छे गुच्छे की तरह पाई जाती है। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें देखते हैं। और जो हमारी इलियम होती है, इलियम हो गया, जेजुनम हो गया, इसमें क्या होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होती है, तो मैक्सिमम डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम एंड जेजुनम, ये हो जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, कि केमिकल एग्जामिनेशन कैसे कैसे चीज़ें होती है इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ द एंजाइम दैट आर मिक्स विद द काइम। देखिए अब ये जो काइम है, अब ये जो काइम है, ये काइम हमारा कहाँ बना था, जो हमारी स्टमक थी, स्टमक में जब फूड पार्टिकल्स आए तो उस पर क्या हुआ कि हमारी जो HCl थी जब इस पर अटैक की थी, तो अटैक करने के बाद वो एक ऐसे लुब्रिकेंट के फॉर्म में बन गई थी, और वो उस लुब्रिकेंट के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो वही काइम के फॉर्म में वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। देन उसमें हम लोग क्या देखते हैं, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है, और पैनक्रियाजिक जूस पाई जाती है, और क्या होती है, बाइल इंटर्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, और बाइल क्या होती है, एंटर कर जाती है गॉल ब्लैडर में। देखिए कैसे होती है, हमारे स्टमक से फूड पार्टिकल, सपोज ये ड्यूडेनम है हमारी, ये ड्यूडेनम है, यहाँ से यहाँ पे हमारी गॉल ब्लैडर है, सपोज एक गॉल ब्लैडर से हमारी मतलब यहाँ पे गॉल ब्लैडर इसमें दिखती है, ये ड्यूडेनम में खुलती है एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और फिर यहाँ से हमारी पैनक्रियाज भी जुड़ी होती है, पैनक्रियाज भी जुड़ी होती है। तो ये जो हमारी काइम है स्टमक से यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ पे जब मिलती है तो यहाँ पे हमारी क्या इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाए जाते हैं, और जो पैनक्रियाटिक जूस होती है वो भी पाए जाते हैं, और हमारी जो बाइल सिक्रीशन यहाँ से बाइल जो स्टोर हुई है गॉल ब्लैडर में वो भी जाके फूड पे अटैक कर देता है। तो बेसिकली ये चीज़ें प्रोसेस इसमें होती है। देन केमिकल डाइजेशन हम लोग देखते हैं, अभी वही चीज़ें हम लोग देखे थे। इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं कि ये हमारी ड्यूडेनम है। अब इसमें ड्यूडेनम क्या होती है, भोजन जो होती है हमारी काइम के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है, और ये हमारी क्या है, गॉल ब्लैडर है। बेसिकली गॉल ब्लैडर क्या करती है ना, कि जो हमारे बाइल का सिक्रीशन होती है, वो बाइल का सिक्रीशन तो यहीं से होती है, पर सिंथेसिस कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, तो इसका प्रोडक्शन जो होती है हमारी लीवर में होती है, लीवर सेल में होती है। तो लीवर सेल में लीवर सेल से जो होती है हमारी बाइल जो होती है वो हेपेटिक सेल के द्वारा, मतलब हेपेटिक डक्ट के द्वारा वो हमारी आती है। हेपेटिक डक्ट क्योंकि लीवर में बाइलोब्ड होते हैं, तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट वहाँ दोनों से आती है। फिर आने के बाद फिर जब गॉल ब्लैडर के डक्ट में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हम का कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट और इसको फिर
कॉमन हिपैटिक डक्ट और फिर पैनक्रियाटिक डक्ट। जब एक दूसरे मिल जाते हैं तो उसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोल देते हैं, जिसको हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुलर डक्ट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि लीवर से सिंथेसिस हुआ गॉल ब्लैडर का, और वो जाके हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद बाइल इसमें प्रेजेंट है, बाइल देन वहाँ से वो रिलीज होता है बाइल, यहाँ से फूड पार्टिकल यहाँ काइम के फॉर्म में आया, और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस जो होती है वो रिलीज हुई। तो ये दोनों चीज़ें, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, दोनों एक्ट करते हैं यहाँ डेडुनम में जो हमारी काइम का फॉर्मेशन हुआ था, काइम बनी थी, उस पर जाके ये अटैक कर देते हैं। फिर वो डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हेंस कर देते हैं, यानी उसके जो डाइजेशन हमारी मतलब बहुत स्लो रेट से हो रही थी, उसको क्या करते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें होती है। अभी जब हम फर्दर लीवर्स के बारे में देखेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में देखेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में, पैनक्रियाटिक सेल के बारे में देखेंगे, तो फिर अच्छे से उसको मतलब समझ पाएंगे अच्छे से उसको। अभी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। देन उसके बाद आती है विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये क्या होती है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय अ टिनी मिकोसा। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो उसका इंटरनल या कह सकते हैं कि इंटरनल आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी, वो हमारी मिकोसा होती है। अब मिकोसा जो होती है वो हमारी क्या होती है, इनर फोल्डिंग होती है, अंदर के ओर एक फोल्डिंग बनी होती है, जिसको हम लोग रुगाई बोलते हैं। तो इसी इंटर फोल्डिंग बोलते हैं, और इसी फोल्डिंग के ऊपर पाए जाते हैं हमारे विलाई पाए जाते हैं, और फिर इस विलाई के ऊपर भी पाए जाते हैं क्या, माइक्रो विलाई। क्योंकि विलाई के ऊपर विलाई, तो उसको बोलते हैं माइक्रो विलाई, जो स्मॉल अमाउंट में होती है। देन यही चीज़ें इस पे लिखा है, तो गिव द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर सरफेस एरिया। तो विलाई का मेन फंक्शन क्या होती है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस को मतलब इन्हेंस कर देती है। डाइजेशन के प्रोसेस में भी मतलब क्या होती है, इंक्रीजमेंट आ जाती है। तो बेसिकली यही चीज़ें होती है। तो ये देख लेते हैं हम कि जैसे कि इंटरनल लेयर्स होती है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं इसमें, फिर ये इनर फोल्डिंग हो गई है इस टाइप से। तो इसके ये क्या होता है, इसको बिलाई बोल देते हैं। फिर देन इसके ऊपर भी एक ऐसे फोल्डिंग पाई गई है, तो इसको बोल देते हैं माइक्रो बिलाई। बिलाई के ऊपर बिलाई, माइक्रो बिलाई। एक्चुअली माइक्रो बिलाई में होती क्या है ना, अभी फर्दर हम जब देखेंगे उसमें, तो जो हमारी फैट्स का एब्जॉर्प्शन होती है, फैट का डाइजेशन होती है, वो हमारी माइक्रो बिलाई में होती है, जो लैक्टियल बिलाई के प्रेजेंस में हो पाती है, जिसमें वहाँ पे लार्ज नंबर में ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। देन उसके बाद माइक्रो बिलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका क्या फंक्शन होती है कि स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड ऑन द एब्जॉर्प्टिव सेल। तो विलाई का मतलब वही फंक्शन होती है कि किसी भी पार्टिकल को इसे मूव कराने में हेल्प कर देता है। अब मूव कराने के बाद उसका उस जो एरिया होती है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। जितना अधिक सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन उतना अधिक हो जाता। तो ये काम करती है एब्जॉर्प्शन में। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। देन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्टिव सेल पाए जाते हैं। पहली बात तो विलाई में, इसमें क्या होती है, लार्ज नंबर में अभी हमने बताया था कि ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, एंड लैक्टियल्स स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या पाए जाते हैं, होते हैं कि हमारी एक विलाई है, ये हमारी एक विलाई है, ठीक है। विलाई के अंदर क्या होती है, हमारी कैपिलरीज पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। फिर कैपिलरीज में हम देखेंगे जो रेड वाली है, ये हमारी क्या हो जाती है, आर्टरीज हो जाती हैं। और ये जो होती है हमारी, ये ब्लू कलर की है, वो वेंस हो जाती हैं। और बीच में जो ग्रीन कलर का दिया है वो लैक्टियल पाई जाती हैं। और फिर ये जो होती है एब्जॉर्प्टिव एरिया होती है, एब्जॉर्प्टिव सेल बोलते हैं इसको, जो हमारी विलाई होती है वो हमारी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन मतलब मैक्सिमम हो जाती है। और फिर ये जो हमारी वेंस हैं, आर्टरीज हैं, उसके बाद ये सब म्यूकोसा है, क्योंकि
अभी हम ये जो हमारी विलाई प्रेजेंट होती है ये म्यूकोसा पे होती है। देन म्यूकोसा के और बाहर जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा पाए जाते हैं। फिर उसके और बाहर जाएंगे तो मस्कुलरिस पाए जाते हैं। फिर मस्कुलरिस के और बाहर जाएंगे तो सीरोसा पाए जाते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें होती हैं एक विलाई मैक्रोविलाई, मतलब क्या होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो मेन वही फंक्शन होते हैं जो भी आपको हमने बताया। तो देख लेते हैं द फोल्ड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे फोल्ड्स बने होते हैं क्या चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। इसको जो कहते हैं कार्ड सर्कुलर फोल्ड आर द पैलिसी सर्क्यूरियर्स डीप फोल्ड्स ऑफ द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के नीचे होते हैं। दे डू नॉट डिसअपियर व्हेन filled with food, and some mucosa has the pairs patches collection of the lymphatic tissue। क्योंकि जो सब म्यूकोसा होते हैं, सब म्यूकोसा जो होते हैं वो एक ग्लैंड्स भी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक्चुअली ब्रूनर ग्लैंड्स जो होते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस के फॉर्म में वो जो होते हैं। और इसमें क्या होती है, लिम्फेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे लिम्फेटिक टिश्यू क्या होती है कि यहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधे लीवर में ट्रांसफ़र कर देता है। तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। देन डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस टाइप से होते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं फ्रॉम द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है उसका मेन फंक्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन करना ही होती है, एब्जॉर्प्शन करना होती है। तो इसमें क्या होती है, ब्रश बॉर्डर पाई जाती है, यानी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बिलाई और माइक्रोबिलाई टाइप के बोलते हैं। और ये इसमें क्या होती है, तो ब्रेक डबल शुगर्स इनटू सिंपल शुगर, यानी हमारी एक शुगर्स है, सपोज कोई कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल्स है तो वो हमारी क्या सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन हो रही है उसकी। तो डाइजेशन की प्रोसेस में वही तो होती है कि एक लार्ज मालिक्यूल से उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में यानी स्मॉल मालिक्यूल्स में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाती है। देन उसमें क्या होती है पैनक्रियाटिक, उसमें क्या होती है कंप्लीट सम प्रोटीन डाइजेशन। लगभग जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, तो उसमें लगभग हर टाइप के प्रोटीन का डाइजेशन हो जाती है, क्योंकि जो हमारी स्टमक होती है, स्टमक में मतलब एक लिमिटेड टाइप की प्रोटीन का ही डाइजेशन हो पाती है, जैसे पेप्सोनोजन, पेप्सिन, इन सब का डाइजेशन ही हो पाती थी। पर इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, ये सब चीज़ों का डाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है और हो जाती है, क्योंकि इसमें पैनक्रियाटिक जूस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। क्योंकि इसमें जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि इसमें क्या होती है बाइल का सिक्रीशन भी हो जाती है, बाइल जूस भी मिल जाता है, पैनक्रियाटिक जूस भी मिल जाता है, और फिर इंटेस्टाइन का जो भी इंटेस्टाइनल जूस होती है वो भी मिल जाती है। तो इस वजह से जो इसमें क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हम कह सकते हैं। और ये क्या कहती है, हेल्प करता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, इसमें क्या बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और इसमें क्या होती है, जो हमारी स्टार्च होती है, अभी हमने देखा था कि जो स्टार्च हम लोग खाते हैं तो उसका 30% डाइजेशन जो होती है वो हमारी ओरल कैविटी में ही हो जाती है, एंड देन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट होती है बची होती है, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में तो होगा नहीं। तो ये क्या होती है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एमाइलेज पाए जाते हैं जो स्टार्च का कम्प्लीटली डाइजेशन करा देते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं द कैरी आउट ऑफ द हाफ ऑफ द ऑल प्रोटीन डाइजेशन ट्रिप्सिन। अब ये जो हमारी ट्रिप्सिन होती है ना, ये लगभग कह सकते हैं कि हम कैरी आउट ऑफ ऑल टाइप ऑफ डाइजेशन, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस यही वाली एरिया होती है जहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होती है। तो यहाँ प्रोटीन, स्टार्च, इन सब का डाइजेशन क्या होती है कम्प्लीटली हो जाती है। देन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या क्या होती हैं, अब वही चीज़ें इसमें भी हैं कि पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो प्ले करती है द सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव फंक्शन कंटिन्यू, यानी पैनक्रियाटिक जूस जब मिल जाती है तो प्रोटीन के डाइजेशन में, स्टार्च के डाइजेशन में, मतलब इसको क्या करती है कन्वर्ट कर देती है, उसको डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हेंस कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और क्या होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट डाइजेशन,
और यही पैनक्रियाटिक जूस जो होती है ना, यही पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस होती है, ये दोनों मिलकर ना हमारी लाइपेज यानी लिपिड का भी डाइजेशन यहीं कर हो पाती है। एंड डाइजेस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिएजेज। यानी क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड जो होती है हमारी, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन जब हम करते हैं तो वो एंजाइम्स का नाम क्या होती है, न्यूक्लिएजेज। अगर हमको लिपिड्स का डाइजेशन करना होती है तो किसमें, उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको बोलते हैं लाइपेजेज होते हैं। और एल्कलाइन कंटेंट होती है न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में। अभी देखिए, जो हमारी काइम जो होती है हमारी स्टमक से निकलती है, स्टमक से निकलने के बाद वो क्या होती है, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होती है। HCl क्या करती है, भोजन को या जो हमने फूड पार्टिकल खाया है वो फूड पार्टिकल को उसको काइम में कन्वर्ट कर देती है। फिर जब वो काइम हमारी डोडेनम में आती है तो डोडेनम में हमारी जो बाइल का सिक्रीशन होती है, जो बाइल होती है हमारी बेसिक होती है, लगभग 7, उसकी जो pH होती है 7 पॉइंट समथिंग होती है, जो क्या करती है उस फूड मटेरियल फूड पार्टिकल को क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी एसिडिक ना रहे। तो ये काम चीज़ें वहाँ पे होती है। एंड द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द साइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या होती है, वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, अब इसी को हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी कोई डाइजेस्टिव एरिया नहीं बची होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ों का डाइजेशन अभी और आगे फर्दर होगा। तो इसको बोल देते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई डाइजेस्टिव एरिया नहीं होती है जहाँ पर कि भोजन का डाइजेशन हो सके। यही लास्ट एरिया होती है, जितना इसको डाइजेशन होना होगा वो यहीं पे हो जाएगा। इसके बाद आगे कुछ होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसके बाद तो जो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसको बाहर शरीर से एक्सक्रीट आउट ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होती है कि मोस्ट सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें एक टर्मिनोलॉजी आ गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। देखिए बेसिकली जैसे हमारी ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स हो गई। सपोज हमारी क्या होती है अभी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इससे चारों तरफ क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सपोज ये हमारी ब्लड वेसल्स पाई हैं, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती हैं। एक सेकंड हम इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी, ये हमारी हो जाती क्या, ब्लड वेसल्स। और ये हमारी क्या हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाती है, ये ब्लड वेसल्स, इसको ब्लड भी लिख देते हैं। और ये हमारी क्या हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो जाती है। तो इस अगर यहाँ पे कोई मटेरियल्स हैं, सपोज यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जिसको हमको एब्जॉर्ब करना रहता है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वाले पोर्शन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा। और इसका कंसंट्रेशन कम है तो जो हमारी डिफ्यूजन होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो हमारे 2-3 बातों पर डिपेंड करती है। एक तो करती है कंसंट्रेशन पे, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए तो वो हायर जो भी कोई किसी भी चीज़ का मालिक्यूल्स हो, कुछ कोई भी चीज़ें होती है, उसको मूव करने का डायरेक्शन क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये होती है। बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर लगभग 3 टाइप्स की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है। एक होती है हमारी पैसिव डाइजेशन, एक होती है हमारी एक्टिव डाइजेशन। मतलब उसको डाइजेशन बोल सकते हैं या उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। तो हमारी क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो हमारी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, अगर इसमें ब्लड जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी
तो यहाँ से जो हमारी न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो ब्लड वेसल्स में आसानी से पहुँच जाएंगी। इसमें ना हमको कोई बल लगाना पड़ेगा, ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, ना एक्सटर्नल कोई प्रेशर देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है। पर क्या होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्या होती है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है लो हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। अब क्या होगा कि अगर हम नीचे हैं, अब नीचे से कोई सामान हमको ऊपर ले जाना, सपोज हमको छत पर कोई चीज़ें ले जाना हो, तो ले जाने के लिए हमको क्या होती है एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, हमको फोर्स करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगी थी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो मूवमेंट का डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमको जाहिर सी बात है एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो उसमें हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है कि हमको ऊपर से कोई चीज़ें नीचे फेंकना है तो उसमें एनर्जी का है, पकड़े छोड़ दे नीचे, भरने दे चला आएगा नीचे। तो ये चीज़ें होती है। एब्जॉर्प्शन जो इसमें मेनली होती है क्या होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। यहाँ पे लिखा है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी इसमें एनर्जी हमको देनी पड़ती है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। एंड क्या होती है इसमें लिपिड्स आर एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन। अब इसमें देखिए जो हमारी लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की डिफ्यूजन में हमारी क्या होती है हमें एनर्जी देनी ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं देनी पड़ती है? क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है लिपिड्स बाइलेयर से बनी होती है। फिर लिपिड्स बाइलेयर होती है तो एक दूसरे के लिए वो क्या होती है पोलर हो जाते हैं। तो पोलर जब हो जाते हैं तो आसानी से वो चले जाते हैं, उसमें ना कोई एनर्जी की आवश्यकता होती है ना कुछ होती है। यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यही इसमें एक्ट करती है। देन उसके बाद क्या होती है सबस्ट्रेट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर्स बाय द हिपैटिक पोर्टल वेन आर लिम्फ। मेनली ये क्या होती हैं हमने अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होती है, ठीक है एक बात हो गया। और दूसरा क्या होती है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होती है दो बात हो गया। तो जो चीज़ें हमारी यहाँ पे डाइजेशन हुए एब्जॉर्प्शन हुए, तो एब्जॉर्ब हुए जो हमारे मटेरियल्स हो गए जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो क्या होती है कि एक यहाँ पे लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली क्या होता है कि हाई रिच न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर वो सीधे लीवर में चला जाता है, लीवर में लेके चला जाता है ये। और जिस मेथड से यानी जिस डक्ट के थ्रू ये लेके जाता है इसको बोल देते हैं हमका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं। हिपैट मीन्स लीवर, पोर्टल मतलब ले जाने वाला, और लिम्फ मतलब हिपैटोपोर्टल सिस्टम। और मतलब ये क्या होती है एक सिस्टम होती है जिसमें मतलब हिपैट मतलब लीवर भी शामिल है और हिपैट हिपैट मतलब लीवर भी शामिल है, पोर्टल मतलब डक्ट भी शामिल है एक, और लिम्फ मतलब लिम्फ वेसल्स भी शामिल है। तो इसमें क्या होती है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होती है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी एब्जॉर्ब होने के बाद वो सीधे हमारी लीवर में चली जाती हैं। और किसके थ्रू जाती है एक सेकंड उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो हमारी चली जाती हैं। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को ये हम लोग क्या बोलते हैं लिम्फ वेसल भी बोलते हैं, ठीक है। देन आती है हमारी प्रोपल्सन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली इसमें प्रोपल्सन मतलब कहने का मतलब रहती है कि इसमें फूड्स का आना जाना कैसे मूव होता है, मूवमेंट होती है, कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो इसमें क्या होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज द मेजर मीन्स ऑफ द मूवमेंट फूड। हमने पहले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है कि जो फूड पार्टिकल होती है वो हमारी डक्ट्स में कैसे आती हैं, क्योंकि उसमें कंडक्शन रिलैक्सेशन होती है जिससे वो फूड पार्टिकल होते हैं मतलब वो चले आते हैं, मतलब आसानी से वो नीचे चले आते हैं। और उसमें क्या होती है सेगमेंटल मूवमेंट होती है कि ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे सेगमेंट पाई जाती है, ऐसे ऐसे सेगमेंट पाई जाती है, उसमें कंडक्शन होगा तो नीचे, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कंडक्शन रिलैक्सेशन ऐसे करके। देन उसके बाद आती है हमारी मिक्स काइम एंड डाइजेस्टिव जूस। फिर वहाँ से जो इस हमारे स्टमक से जो काइम बन के आती है वो वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आके क्या होती है डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसका डाइजेशन हो जाती है। एड इन द प्रोपेलिंग ऑफ द फूड, इसमें क्या होती है फूड जो होती है
वो यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम और देखते हैं कि आगे क्या होती है। देन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो गई। तो अगर बेसिक रफली हम लोग देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी क्या होती है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, एक बात हो गया। ठीक है, वही चीज़ें हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम डाइजेशन होती है, और मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम डाइजेशन होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, और सॉरी मैक्सिमम डाइजेशन होती है एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, जब लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग देखते हैं तो क्या होती है, लार्ज इन द डायमीटर। बेसिकली क्या होती है ना, अगर लॉन्गेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डायमीटर होती है, उसकी जो थिकनेस होती है, ये मोटी होती है, इस वजह से इसको हम लार्ज बोलते हैं। और वो लंबी होने के बाद भी उसको हम स्मॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसके डायमीटर के बेसिस पे। ठीक है, बट शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वही कह रहा है कि लार्ज है इन डायमीटर में, बट शॉर्टर मतलब छोटा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में छोटा है। द फ्रेम ऑफ द इंटरनल एब्डोमेन, ये इंटरनल एब्डोमेन का फ्रेम्स है। तो बेसिकली ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारी जो ये जो होती है इलियम इलियोसिकल वाल होती है, पाई जाती है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये सीकम में जाके मिलती है। ठीक है, तो इस वाल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल बोलते हैं। देन इसके नीचे हम लोग एक देखते हैं कि जो सीकम वाले एरिया में एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसे करके, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स होती है, वर्मी फार अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। बेसिकली इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल आर्गन बोलते हैं। मतलब इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल आर्गन होते हैं। कभी कभी क्या होती है, किसी की बॉडी में ये स्वेलअप करके इन्फ्लेमेशन होकर अपेंडिसाइटिस जिसको बोलते हैं, ये कभी पेट से बाहर आ जाते हैं। तो इस केस में, मतलब इस केस में तो उसको सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये वर्मी फार अपेंडिक्स होती है, वेस्टिजियल आर्गन होते हैं। देन हम इसको ऊपर जाएंगे तो ये हमारी जो होती है, इसको कॉलन बोलते हैं। तो क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होती है कि ऊपर जाना, यानी बढ़ते क्रम में कोई चीज़ों को जब अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग बोलते हैं। तो हमें ये क्या होती है, हमारी असेंडिंग कॉलन। बेसिकली ये सब पार्ट जो होती है कॉलन का ही है, लेकिन इसको इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको बोल देते हैं कॉलन बोलते हैं। मतलब उसके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स, वो उसके हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। तो बेसिकली जब ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। फिर वहाँ से 10 नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। फिर यहाँ पे देखने इसे मुड़ा हुआ है, यस शेप्ड की मुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। देन इसके बाद यहाँ पे एक मुड़ी हुई है तो इसको बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं। देन इसके नीचे और आते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, एनल बोलते हैं, एनल कनाल बोलते हैं। जिसके द्वारा क्या होती है, जो फूड पार्टिकल होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, वो इसके थ्रू, एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली रफली आइडिया ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं मेनली। क्या होती है, पहले तो सीकम होते हैं, दूसरा हमारे कॉलन होता है, फिर कॉलन हमारे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। और फिर डिसेंडिंग कॉलन के बाद हमारी आ जाती है सिग्मॉइड कॉलन मेनली। हाँ, सिग्मॉइड कॉलन तो 4 कह सकते हैं। ठीक है, सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन के बाद हमारी आ जाती है रेक्टम, रेक्टम के बाद एनल कैनाल, यानी एनस के थ्रू बाहर चले आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऊपर हम लोग देखते हैं मेनली क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही चीज़ होती है, एब्जॉर्प्शन। कि इसको हम बोल सकते हैं कि देयर हैव द नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देयर हैव द नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देयर हैव द नो डाइजेशन टेक्स प्लेस एरिया वेयर इज द डाइजेशन इज टेक्स प्लेस। कि मतलब एक ये कोई ऐसी एरिया नहीं है, इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है, ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो यहाँ पे किसी चीज़ का, फूड पार्टिकल का डाइजेशन करा सके। तो यहाँ पे मेनली क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ही होती है। तो इसमें जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की होती है। ठीक है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है।
और उसके बाद क्या होती है, इसमें एलिमिनेट इनडाइजेस्टेबल फूड फ्रॉम द बॉडी एज ए फिशेस, यानी एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसमें क्या होती है, जो अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल होती है जिसको हम फिशेस बोलते हैं, ये बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए काम आते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पे देख लेते हैं कि द डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, यहाँ पे डाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, एंड गॉबलेट सेल प्रोड्यूस द म्यूकस टू लुब्रिकेंट इट, और फिर इसमें क्या होते हैं, गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल क्या करती है, जो हमारी फीसेस होती है, फीसेस तो एकदम ड्राई के फॉर्म में रहते हैं, फिर जो म्यूकस उसमें सिक्रेट कर देते हैं तो लुब्रिकेंट के फॉर्म में हो जाती है, तो उसको बाहर एलिमिनेट होने में थोड़ा सा इजी हो जाती है। तो ये मेन फंक्शन है इसका। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली अभी हमने देखा था, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, एक सीकम होती है जो क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होती है। उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या देखते हैं, अपेंडिक्स होती है। एक्चुअली जो सीकम हमारी होती है ना, वो उसमें क्या होती है कि मतलब हंड्रेड्स, एक्चुअली नंबर तो हम काउंट नहीं कर सकते, पर उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे लिए एक सिम्बायोटिक पैरासाइट के तरीके से काम करते हैं। वो हमारे फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और हमको हार्मफुल भी मतलब वो पहुंचाते हैं। यानी और क्या होती है कि जो विटामिन के होती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसका डाइजेशन भी यहीं इस एरिया में ही हो पाती है। तो ये चीज़ें होती है इसमें मेनली। देन उसके बाद क्या होती है, एक्युमुलेशन ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू दैट समटाइम्स बिकम द इन्फ्लेम्ड, इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। वही चीज़ होती है, अपेंडिक्स में जब कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस होती है। और ये क्या होती है, हैंग्स फ्रॉम द सीकम, ये सीकम जो होती है हमारी, सपोज ऐसे सीकम है, सीकम पे ऐसे लटकी हुई होती है। तो बेसिकली वही कहती है, जो हमारी ये अपेंडिक्स होती है, ये क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं होती है, ये बेफालतू का वहाँ पे पाया जाता है। और क्या होती है कि समटाइम कभी कभी इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस होती है। फिर उसको क्या होते हैं, ऑपरेशन के थ्रू इसको मतलब शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक है, देन आती है हमारी कोलन। सीकम के बाद हमारी कौन सा पार्ट आती है, कोलन। तो कोलन में हमारी मेजर कितने पार्ट होती है, एसेंडिंग कोलन जो ऊपर जाती है, फिर वहाँ से एक ट्रांसफर कोलन ऐसे करके जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे मुड़ जाती है तो उसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, फिर वो एस शेप्ड बन जाती है जिसको सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, फिर उसके बाद रेक्टम आ जाती है, फिर हो जाती है हमारी एनस होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी ओपनिंग। एक तो हमारी जो माउथ होती है, माउथ को क्या बोलते हैं, इंटरनल बॉडी एंट्रिंग बोलते हैं, ओपनिंग बोलते हैं। और जो हमारी एनस होती है, एनस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बॉडी एंट्री। कि हम कोई भी चीज़ों का जब क्या बोलते हैं, टेक करते हैं, ये लेते हैं, तो हमारे माउथ वाले एरिया से लेते हैं। ठीक है, तो हमारी एंडिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, एंट्रिंग पॉइंट हो जाएगी, मतलब अंदर लेने की पॉइंट हो जाएगी, और फिर जो हम एनएच के थ्रू जिसको एलिमिनेट करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, एंडिंग पॉइंट हो जाएंगी। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वही चीज़ें हैं एक्चुअली। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होती है क्या क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो मेन फंक्शन होती है क्या होती है, इसमें जो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती जो इसको डाइजेशन में हेल्प कराए। ठीक है, तो हम पहले बता दिए हैं। इसमें रेजिस्टेंस होती है, बैक्टीरिया डाइजेस्टिव रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था जो हमारी सीकम वाली एरिया होती है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब एक डाइजेशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सस्पेक्टेबल नहीं होते हैं, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लगभग में चीज़ें, पर कभी कभी ये हार्मफुल भी हो जाती हैं। कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बाहर सीकम से बाहर भी आ जाते हैं, जिसमें क्या होती है कि हमारे इंटेस्टाइन में स्वेलिंग करा देते हैं। और क्या होती है, सम ऑफ द विटामिन्स, इसमें क्या होती है, प्रोडक्शन होती है,
कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन के हो गया, विटामिन बी हो गया, इसका प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और ये गैसेज को रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड वाटर एंड विटामिन के बी एब्जॉर्ब, मतलब इसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें डाइजेशन बस नहीं होती है, और एब्जॉर्प्शन होती है, और कोई भी चीज़ें होती है जैसे विटामिन के और विटामिन बी का प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, रिमेनिंग मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड बाय द फीसेस, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब होने के बाद जो भी चीज़ें बच गई, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ही है, तो करने जो जो चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं हम फीसेस बोलते हैं। फीसेस, जो रिमेनिंग पार्ट बचे फीसेस होती है, फीसेस को हम एलिमिनेट कर देते हैं, देन वही चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होती है, प्रोपल्सन लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होती है, इसमें भी वही चीज़ें होती है कि ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट इसमें पॉसिबल है क्योंकि ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो इसमें पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होते हैं। जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होते हैं, फिर उसके बाद मास मूवमेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी फुट पार्टिकल होती है वो एक मास की तरह तो बिहेव करती है। और क्या होती है, ये स्लो पावरफुल मूवमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना जो मूवमेंट होती है, फूड्स की मूवमेंट होती है ना, वो बहुत स्लो हो जाती है। क्योंकि देखो, हम कोई भी भोजन जब लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक बार मुंह में डालें तो कम से कम 2 घंटे का वेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ की जो मतलब हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ये माउथ वाले एरिया में होती है, ये स्टमक वाले एरिया में होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है। और जो ही स्टमक के नीचे आएंगे तो वहाँ से, या स्टमक से ही, स्टमक में भी देखते हैं कि 4 to 5 आवर्स तक हमारे जो फूड पार्टिकल होते हैं वो रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट जो होती है हमारी स्लो हो जाती है, ठीक है। एंड अकर्स 3 or 4 times ऑफ द पर डे, इसका क्या मतलब है, ये होती है 3 to 4 times पर डे। जो इसका मूवमेंट होते हैं बहुत स्लो होती है, कि मतलब कोई भी चीज़ें होती है तो वो एक्चुअली कह सकते हैं कि वो 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद ही मतलब वो चीज़ें निकल पाते हैं बाहर चीज़ें, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होती है। देन उसके बाद कहते हैं प्रेजेंस ऑफ द फीसेस इन द रेक्टम काज्ड डिफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि जब इसका क्या मतलब होती है कि जो फीसेस होती है हमारे, जब उस रेक्टम वाले एरिया में मतलब रह जाते हैं तो डिफिकेशन होता है। डिफिकेशन मतलब ये होती है कि हमको ऐसा फील होगा कि हमको मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि अब हमको मतलब टॉयलेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको फील कराती है कि नहीं नहीं अब हमको जाना है, अब हमको जाना है, तो ये चीज़ें उसको फील कराती है, ठीक है। और क्या होती है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड होती है, क्योंकि एनस जो होती है ना, एनस के अंदर भी होती है, क्या होते हैं जो हमारी रेक्टम होते हैं, रेक्टम के नीचे जस्ट होती है हमारी एक वाल्व लगी होती है जिसको इंस्पेक्टर बोलते हैं, एनल इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये क्या कहती है, वो रिलैक्स होती है कि डिफिकेशन एक्शन जब होती है ना कि मतलब हमको लगी है, तो क्या कहती है, वाल्व होती है ना, रिलैक्स हो जाती है, खुल जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी फीसेस होती है वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है, वो जो होती हैं। डिफिकेशन occurs when the relaxation of the voluntary external anal sphincter, तो वही कह रहे थे कि जब डिफिकेशन हमको फील होती है तो हमारी जो एनल की इंस्पेक्टर होती है, इंस्पेक्टर मतलब जो वाल्व होती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है, यानी रिलैक्स हो जाती है। ये वॉलंटरी प्रोसेस होती है, ठीक है। जब वॉलंटरी प्रोसेस होती है तो हम अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग मतलब जो भी चीज़ें होती है तो वो ऑटोमेटिक बाहर चली जाती हैं। पर कभी ऐसे केसेस में होती है, डायरिया के केसेस में होती है, ये वॉलंटरी की तरह बिहेव ना करती है, नहीं करती है, तो फिर कभी भी लीक आउट हो जाती है, मतलब इस टाइप से फील होती है, क्योंकि उसकी जो वाल्व होती है बहुत लूज हो जाती है उस टाइम पे। सो तो एक्चुअली हम लोग जो हमारी डाइजेस्टिव की सीरीज चल रही थी तो उसमें हमारा एलिमेंट्री कैनल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, और उसके बाद हमारी आ जाती है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या इसको हम बोलते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल देंगे, क्योंकि इसमें जैसे तीत आ जाते हैं तो जिसकी वजह से इसको हम ऑर्गन के कैटेगरी में ले जाते हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट डे। थैंक यू।